मैं आप सभी का अभिनंदन करना चाहती हूँ। सादर गुरुजन उनके नमन करती हूँ। मैं आप सभी का यहाँ स्वागत करती हूँ और तहे दिल से आभार व्यक्त करती हूँ कि आप सबने, गुरुजी ने मुझे इस मंच के लायक समझा। पहले तो मैं ये बताना चाहूँगी कि सुपर स्पेशलाइजेशन तो दूर की बात, मैंने कभी स्पेशलाइजेशन के बारे में भी नहीं सोचा था। आज जब मैं पीछे मुड़ के देखती हूँ, जो रास्ता चुना उस पे जो छोटी छोटी विजय होती गई, उन सबको अगर आज मैं जोड़ती हूँ तो मैं अपने आप को यहाँ खड़ा महसूस करती हूँ। आप सबको पता है कि डॉक्टरी की पढ़ाई थोड़ी लंबी होती है, तो मैं आपको जर्नी बताना चाहूँगी। ये थोड़ी और ज़्यादा लंबी होगी क्योंकि इसमें एक और डिग्री जुड़ गई है 3 साल की। आप सभी को बताना चाहूँगी कि मेरी जर्नी की शुरुआत होती है बीकानेर शहर से। जब मैं 9th स्टैंडर्ड में थी तो मेरे फादर का ट्रांसफ़र बीकानेर वापस हुआ। उससे पहले की जो शिक्षा है वो विभिन्न अलग अलग स्कूलों में हुई और हिंदी मीडियम से हुई क्योंकि वहाँ पे इंग्लिश मीडियम स्कूल थे नहीं। तो जब 9वीं क्लास में सपनों के साथ हमारा पूरा परिवार बीकानेर आया तो सबके पास सपने थे अपने। हमारे सपने ये थे कि एक अच्छी स्कूल में एडमिशन लेना है। अब अच्छी स्कूल सोफिया स्कूल पता थी तो वहाँ गए एडमिशन के लिए। पता चला कि वहाँ तो सिर्फ नर्सरी क्लास में एडमिशन ले सकते हैं, उसके बाद बीच में वो किसी को लेते नहीं हैं। फिर भी पिताजी ने बोला कि एक बार प्रिंसिपल मैडम से मिल लेते हैं, क्या करें, एक बार बात करके आते हैं। पता नहीं गुरु जम्बेश्वर भगवान की क्या कृपा हुई, मैडम ने मुझ में क्या देखा, उन्होंने मुझे चुन लिया और अगले दिन से मैंने स्कूल ज्वाइन कर लिया। एक छोटे कस्बे से बड़े शहर में आना पहली चुनौती, हिंदी मीडियम से इंग्लिश मीडियम में आना दूसरी चुनौती। इन चुनौतियों पर विजय प्राप्त करके 10वीं कक्षा में जब पहुंची तो एक सेमिनार था स्कूल में कैरियर काउंसलिंग के नाम से। उस टाइम तो कम होते थे, आजकल ज़्यादा होने लगे हैं। वहाँ डॉक्टर साहब आमंत्रित थे, डॉक्टर परमेंद्र सिरोही जो अभी एसपी मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल हैं, वो वहाँ स्पीच देने आए। उनकी स्पीच से मैं इतना प्रभावित हुई कि मुझे मेरी माँ का सपना याद आया जो उन्होंने मुझे एक बार बचपन में बताया था कि उन्होंने बायोलॉजी विषय लिया था और वो डॉक्टर बनना चाहती थी। वो सपना जागृत हुआ, इसीलिए बायोलॉजी लिया 11th में। घर से बाहर जाना नहीं था, वहीं रह के पढ़ाई करनी थी, तो बीकानेर से कोचिंग करी और पीएमटी में सिलेक्शन होके और कॉलेज ज्वाइन कर लिया एमबीबीएस। कुछ विषय अच्छे लगते थे, उनमें टॉप किया। उसके अलावा अपनी जो एमबीबीएस की डिग्री है वो डिस्टिंक्शन के साथ पास की। तब तक मैं एमडी, डीएम ये सब कुछ ज़्यादा नहीं जानती थी। एमबीबीएस का फुल फॉर्म भी मुझे डिग्री ज्वाइन करने के बाद ही पता चला था। मेरे जो टीचर्स थे, सीनियर्स थे, प्रोफेसर्स, उन्होंने मुझे कहा कि जब इतना अच्छा प्रदर्शन है तो आपको आगे स्पेशलाइजेशन की तैयारी भी करनी चाहिए। मैं बीकानेर आई, तैयारी शुरू करी। आमतौर पे जब एग्ज़ाम दे के रैंक आती है उसके बाद लोग अपना विषय निर्धारित करते हैं कि किस विषय में वो पीजी करेंगे रैंक के अनुसार। मैंने जो विषय चुना था वो था बच्चों का डॉक्टर होना। और ये जो विषय है ये मुझे इसलिए पसंद था क्योंकि मैं अपने आसपास इस तरह के परिवार देखती थी जो बहुत एजुकेटेड थे, बहुत समृद्ध थे, पर वो अपने बच्चों के अच्छा हित चाहते हुए भी उन्हें बहुत अच्छी परवरिश नहीं दे पा रहे थे क्योंकि कुछ पहलू वो नहीं जानते थे बच्चों की परवरिश के बारे में। तो मैं उनको एक सही राह अगर 2-3 परिवार को भी दिखा सकती और उन बच्चों का भविष्य सुधार सकती, यही मन में संकल्प लेकर मैंने तैयारी शुरू करी। और उसी साल की नीट पीजी के एग्ज़ाम में स्टेट रैंक 63 के साथ में मैंने अपना चाइल्ड स्पेशलाइजेशन ज्वाइन किया। उस वक्त सुपर स्पेशलाइजेशन के बारे में सिर्फ नाम सुना था। राह कठिन थी, मुश्किल थी और बहुत लंबी थी। 3 साल की पीजी की डिग्री, उसके बाद में अपने जीवन का तीसरा नीट देना, सुपर स्पेशलिटी नीट, उसमें सिलेक्शन होने के बाद में 3 साल की एक और डिग्री। इतना लंबा सोचने का दमखम उस वक्त तो था नहीं मुझ में। ड्यूटीज मुश्किल होती थी, 36 घंटे लगातार ड्यूटी, हर तीसरे दिन आती थी ड्यूटी। मरीज देखते देखते बीच में क्लास जाना होता था, 1 घंटा क्लास अटेंड करके वापस आते, कहीं कोई मरीज सीरियस हो जाता उसको अटेंड करते, उसके बाद कहीं 4-5 बजे जाके लंच नसीब होता था। तो इतना ना तो टाइम था ना साहस था कि सुपर स्पेशलाइजेशन के बारे में सोचा जाए। मेहनत करके डिग्री कंप्लीट करी। मेहनत का फलस्वरूप ये हुआ कि गोल्ड मेडल के साथ में डिग्री उत्तीर्ण करी 2019 में।
इसका नतीजा ये हुआ कि नेशनल लेवल का पीडियाट्रिक्स का एक कंपटीशन था, उसमें 400 पीडियाट्रिक्स में से टॉप 12 में चयन हुआ। चयन होके जो फाइनल कंपटीशन था वो था अहमदाबाद में। जब मैं वहाँ पहुँची तो साथ वालों से डिस्कशन करते करते ये सुना कि भाई हम तो सुपर स्पेशलाइजेशन करेंगे। उसके बाद कंपटीशन हुआ, जब मैं उसमें 5वीं रैंक मैंने हासिल करी तब मुझे एहसास हुआ कि अगर ये सब सुपर स्पेशलाइजेशन के बारे में सोच रहे हैं तो मैं क्यों नहीं। उस वक्त मुझे ये वहाँ से प्रेरणा मिली और इतना हौसला मिला और खुद पर यकीन हुआ कि सोचना तो चाहिए इस बारे में, क्यों नहीं। उसके बाद में आके सीनियर रेजिडेंट पद पे ज्वाइन किया पीबीएम हॉस्पिटल में। ड्यूटीज तो थी ही, तो सोचा कि तैयारी शुरू करते हैं। अब तैयारी शुरू करने के लिए एक गाइडेंस की ज़रूरत होती है, प्रेरणा की ज़रूरत होती है। आसपास पता किया कि भाई शहर में कोई एंडोक्राइनोलॉजिस्ट हो तो जाके उनसे मिलें, उनसे पूछें कि कैसे किया जाता है। बीकानेर शहर में कोई एंडोक्राइनोलॉजिस्ट नहीं। ऑनलाइन पता किया, कोई स्टडी मटेरियल अवेलेबल नहीं था, ना कोई गाइडेंस अवेलेबल थी। पता किया तो देश के सिर्फ 12 प्रीमियर इंस्टीट्यूट में ये कोर्स होता है, क्योंकि इसमें इतना रिसर्च चाहिए होता है, इतने संसाधन चाहिए होते हैं कि नॉर्मल मेडिकल कॉलेज के लेवल पे ये कोर्स वो उपलब्ध नहीं करवा सकते। प्रोस्पेक्टस डाउनलोड किया एग्जाम का, उसमें जो कोर्स था उस कोर्स के बल पर शुरू से किताब के पहले पन्ने से तैयारी चालू करी। उस वक्त परीक्षा में कुल 10 महीने शेष थे, तैयारी चालू करी। तैयारी करते करते बीच में मेरा विवाह तय हुआ। उस वक्त एग्जाम में कोई 4-5 महीने बाकी थे। विवाह के उपरांत तुरंत लॉकडाउन लग गया, यही दिन थे। तो उस वक्त मैं थी मेरे ससुराल में जब लॉकडाउन हुआ। अब दुल्हन का जो सूटकेस होता है उसमें स्टडी मटेरियल तो मैं पैक करके लाई नहीं थी, क्योंकि प्लान ये था कि 7 दिन बाद बीकानेर वापस आऊंगी, अपनी ड्यूटी ज्वाइन करूंगी और पढ़ाई चालू कर दूंगी वापस। तो मेरे हस्बैंड वो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं और एजुकेशन का महत्व बहुत अच्छे से समझते हैं। उन्होंने मुझे सुझाव किया कि क्यों ना बीकानेर से स्कैन करके स्टडी मटेरियल आपका मंगवा लें और यहाँ प्रिंटर पे प्रिंट करके आप तैयारी दोबारा शुरू कर सकती हैं। ये मेरी शादी के बाद पहले हफ्ते की बात है। और मेरा ससुराल भी फुल सपोर्ट में था, बिल्कुल बेटी की तरह वो मुझे रखते हैं। वहाँ तैयारी शुरू कर दी, तैयारी जारी रही। इतने में बीकानेर से कुछ दिन बाद फ़ोन आया कि साहब कोरोना ड्यूटी लगी है। तो एसडीएम साहब से वहाँ से स्पेशल परमिशन लेके मैं और मेरे हस्बैंड दोनों ही सिर्फ गाड़ी चला के 500 किलोमीटर आए इधर और अगले दिन से ड्यूटी ज्वाइन कर ली। अब ये एक अलग समस्या पैदा हो गई, 10-10 घंटे की ड्यूटी, उसके बाद आके तैयारी करना थोड़ा मुश्किल था। पर चूंकि परीक्षा थी 2 महीने में और बहुत ही इम्पोर्टेंट समय चल रहा था तो तैयारी तो करनी थी। तो तैयारी मैंने जारी रखी। फलस्वरूप जब रिजल्ट आया तो सबके चेहरे पर खुशी की लहर थी, क्योंकि ऑल इंडिया में जो रैंक थी वो बहुत अच्छी रैंक सिक्योर करी थी। जी बिल्कुल। अब रिलैक्स हो जाना चाहिए था यहाँ पे, पर वो है कि आगे तो बढ़ना ही है, नेक्स्ट स्टेप की तैयारी। अब था कॉलेज चूज करने का टाइम, तो कॉलेज के बारे में देखा, रिसर्च किया, ये वो। सबसे अच्छा कॉलेज जो मुझे पर्सनली लगा वो था आर्मी हॉस्पिटल। सबसे बात, जैसे हम कभी कभी मरीज कोई सीरियस हो जाता है तो यहाँ से बोलते हैं जयपुर रेफर कर रहे हैं। जिस मरीज का जयपुर इलाज नहीं होता वो कह रहे हैं दिल्ली रेफर कर रहे हैं। अब जिस मरीज का दिल्ली भी इलाज नहीं होता वो वहाँ कहते हैं आर्मी हॉस्पिटल रिसर्च रेफरल भेज दो। तो उपयोगिता का पता चलता है। बिल्कुल, इस तरह के जो जटिल से जटिल कठिन इलाज है वो वहाँ पे होते हैं और सारी फैसिलिटी अवेलेबल है। एक दिन हम राउंड कर रहे थे वहाँ पे तो पता चला कि राष्ट्रपति महोदय एडमिट हो रहे हैं 1 घंटे में। हमारी टीम उनको देखने गई, वो डायबिटीज और थायराइड के भी मरीज हैं, तो बड़ा अच्छा महसूस हुआ वहाँ पे। तो यही सारे कारण थे जिस वजह से मैंने ये कॉलेज चुना। और अभी तो शुरुआत हुई है, आगे 3 साल की जर्नी और बाकी है। उसके बाद में मैं चाहूँगी कि अपनी उपयोगिता से समाज को ही नहीं बल्कि पूरे भारतवर्ष को नेशनल लेवल पे इस विषय में रिसर्च करके कुछ नया दे पाऊँ। बहुत खूब, बहुत खूब। वाकई आपका जो सफ़र है उस सफ़र को सुनते सुनते अनायास ही ये चीज़ें दिमाग में कौंध जाती है कि जीवन में हम जिन बातों को समस्याएं मान बैठते हैं, आपने उन्हें समस्या कभी माना ही। आपका इरादा हमेशा अटल रहा कि मुझे इस
ये जो एक कारण बना है, इस कारण के जो परले पार जो मेरी सफलता मेरा राह देख रही है, मुझे वहाँ तक का मार्ग तय करना है। समाज में अमूमन, जैसा कि मेरा अगला प्रश्न भी आपसे यही है कि महिला शिक्षा के क्षेत्र में हमारे समाज के घरों में, गांव समाज में एक मनोवैज्ञानिक कारण है, ये एक मनोवैज्ञानिक दबाव भी रहता है कि लड़कियों की जो पढ़ाई होती है उसको ग्रेजुएशन जो जब लड़की कर लेती है तो उसको बस कंप्लीट मान लिया जाता है कि बस अब छोरी बहुत पढ़ ली, अब लड़की की पढ़ाई कंप्लीट होगी, अब इसकी जल्दी से जल्दी विवाह कर दो। लेकिन आपने चूंकि इतनी लंबी एक पढ़ाई की है, तैयारी की है, इसके साथ साथ आप अपने पारिवारिक दायित्वों का निर्वहन भी करते रहे, तो ये सब कैसे संभव हो पाया? पहले तो मैं आपको ये कहना चाहूंगी कि मैं आपकी बात से सहमत हूँ भी और नहीं भी। जी जी जी। सहमत इसलिए हूँ कि मैं मानती हूँ कि ग्रेजुएशन पे पढ़ाई पर कई परिवारों में विराम लग जाता है जी। और असहमत इसलिए कि वो विराम लड़कों की पढ़ाई पे भी लगता है और लड़कियों की पढ़ाई पे भी। मैं मेरी फील्ड की बात करूँ तो एमबीबीएस करते करते फाइनल ईयर तक हर स्टूडेंट की शादी हो जाती है, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की। डॉक्टर की डिग्री आने से पहले ही वो विवाहित बंधन में बन जाते हैं। अब विवाह हो गया है तो नौकरी ज्वाइन करनी पड़ेगी, पहली नौकरी जो सामने आती है उस पर संतोष करना पड़ जाता है और डिग्री, आगे की डिग्री से पहले उन्हें विराम लेना पड़ जाता है। जी जी। तो अगर हम ये 2-3 साल का एक्स्ट्रा समय लड़कों को भी और लड़कियों को भी दें, वो एक अपनी सुपर स्पेशलिटी की पीजी की राह पकड़ ले, उसके बाद चाहे फर्स्ट ईयर में उनका विवाह कर दीजिए, पर एक बार उन्हें राह पर चलने तो दीजिए, अवसर दीजिए, चाहे वो लड़की हो चाहे लड़का हो। और दूसरी बात ये कहूंगी कि जो लंबी आप जर्नी की बात कर रहे हैं, हर जर्नी, हर घड़ा बूंद बूंद से बनता है। जब हम एक कदम एक दूसरे के आगे रख रख के चलते रहते हैं उस राह पे, तो 10 किलोमीटर बाद पीछे मुड़ के देखते हैं तो पता चलता है 10 किलोमीटर हो गए। बिल्कुल। जब चल रहे होते हैं तब बस आगे के कदम पे ध्यान रहता है। बिल्कुल। तो इसी तरह की जर्नी थी। एमबीबीएस के दौरान ये नहीं सोचा था कि इसके आगे क्या, फाइनल ईयर तक आते आते थोड़ा दिमाग बना, पता करा कोर्स क्या है, तैयारी शुरू कर दी और सिलेक्ट होना ही था। ऐसा कोई ऑप्शन नहीं था कि अगले साल हो जाएंगे। जो टारगेट बना लिया, इस साल सेलेक्ट होना है, ये एग्जाम सीरियसली देना है, ये सीट चाहिए, इस शहर की सीट चाहिए क्योंकि ये कॉलेज अच्छा है, जोधपुर की पीजी की पीडियाट्रिक्स की सीट चाहिए क्योंकि वो सबसे अच्छी है राजस्थान में, तो वही चाहिए और पीडियाट्रिक्स ही चाहिए। उसके लिए जो रैंक लानी है उसके अनुरूप भी तैयारी करनी है, आपके पास कोई एक्सक्यूज नहीं हो सकता। बिल्कुल। लड़का लड़की का फर्क मैं आपको बताऊं, जब मैंने तैयारी शुरू करी तो पीजी की तैयारी बीकानेर मेडिकल कॉलेज में ही मैं लाइब्रेरी में पढ़ती थी जी। शुरू में मैं 9 बजे घर आ जाती थी रात को जी। क्योंकि मैं लड़की हूँ तो ऑफ कोर्स मेरे पेरेंट्स चाहेंगे कि मैं सेफ रहूँ, वो इसलिए मुझे जल्दी आने का नहीं बोलते थे कि वो लड़का लड़की के बीच भेद करते थे, पर वो मेरी सेफ्टी चाहते थे, जो कि हर माँ बाप चाहते हैं और ये एक अच्छी बात है। बिल्कुल। पर जैसे जैसे मैं तैयारी में आगे बढ़ती गई, एग्जाम में 1.5-2 महीने बाकी थे, मेरी लगन बढ़ती गई क्योंकि एक दिन का टारगेट पूरा करना होता था कि इतने चैप्टर कंप्लीट करने हैं क्योंकि कल टेस्ट है। 11:30 बजे भी मैं घर आई हूँ। तो इस बात से आप इस चीज का अंदाजा लगा सकते हैं कि जो छोटी मोटी बंदिशें हमारे पेरेंट्स हम पे लगाते हैं बीइंग अ गर्ल चाइल्ड, वो सिर्फ हमारी सेफ्टी के लिए होती है, हमारे परों को काटने के लिए नहीं। बिल्कुल, बहुत खूब। तो जिस परिवेश में लालन पालन हुआ है और जो हमारा समाज है बिश्नोई समाज, वहाँ तो 500-550 साल पहले हमारे गुरु जम्बेश्वर भगवान ने लड़कियों को, विमेन को बराबर हवन का अधिकार दिया है, जो कि किसी भी और समाज में नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। चाहे हमसे अग्रणी समाज हो, चाहे हमसे पिछड़े समाज हो, जितनी इक्वालिटी, जेंडर इक्वालिटी, लड़का लड़की के बीच का भेद हमारे समाज में ही सबसे कम देखने को मिलता है। बिल्कुल। फिर भी अगर कुछ परिवारों में ये प्रचलित है तो ये गुरु महाराज के जो आचरण है उनके खिलाफ है ये चीज। बिल्कुल। तो मैं आप सभी को आश्वासन दिलाना चाहती हूँ कि कभी भी ये सोच के नहीं कि भाई लड़की है तो इतना ही पढ़े, या फिर ऐसा कुछ मैंने कभी महसूस नहीं किया। तो यहाँ जो बहन बेटियाँ बैठी है उन्हें भी अपनी बच्चियों को यही कहना चाहिए कि बेटा तुम्हें भी ऐसा कुछ महसूस नहीं करना है, क्योंकि ऐसा तो है ही नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। हमारा समाज बिल्कुल सपोर्ट करता है लड़कियों की एजुकेशन को, बराबर अधिकारों को, और मैं इस बात के लिए बहुत गर्व महसूस करती हूँ कि मैं ऐसे समाज की पात्र हूँ। बहुत खूब। वाकई मैं उम्मीद करता हूँ कि आपका एक एक शब्द, आपकी एक एक पंक्ति जो यहाँ बैठे हैं और जो यहाँ से सुदूर
ऑनलाइन माध्यम से भी जो देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उनके मन मस्तिष्क को ये बातें जरूर चिंतन करने के लिए मजबूर करेंगी कि समाज की एक अद्भुत महिला ने अपने सफ़र को जिस तरह से बयां किया है और जिस तरह से उन्होंने समाज की खूबसूरती को आपके सामने उभारा है, समाज को निश्चित ही उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए। आपके पिता श्रीमान कैलाश चंद्र जी बिश्नोई वे भी यहाँ उपस्थित हैं और निश्चित रूप से मैं ये कहूँगा कि जो नोखा और बीकानेर का क्षेत्र है, इस क्षेत्र में भी किसी परिचय के मोहताज नहीं है। समाज सेवा के क्षेत्र में भी आपका बड़ा अतुलनीय योगदान रहा है और आप डॉक्टर साहिबा खुद आप मुकाम उस जगह से आती है जहाँ पर बिश्नोई समाज प्रतिवर्ष वर्ष में 2 बार इकट्ठा होता है। तो निश्चित रूप से मैं ये समझ सकता हूँ कि आपका बचपन और आपका जो अध्ययन काल है उस दौरान भी समाज को आपने बहुत नज़दीक से देखा है, जाना है। आपके पिताजी सामाजिक सेवा में निरंतर बड़े सक्रिय रहे हैं। तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि परिवार के उपरांत जो समाज की भूमिका है उसमें आप इसको कैसे देखती हैं? परिवार का समाज में क्या योगदान है और समाज की जो आपसे अपेक्षाएं हैं उन अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए समाज ऐसा क्या ढांचा विकसित करे कि जिससे आप जैसी और अद्भुत प्रेरणाएं निकल सकें? ये एक बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो आपने पूछा है। जी धन्यवाद। मैं बताना चाहूँगी कि जब से हम छोटे थे तब से, क्योंकि मार्च फरवरी में हमारा मेला होता है जी, उस वक्त हमारे फाइनल ईयर के एग्जाम भी होते थे जी, और सितंबर में दूसरा मेला होता है जी। चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे परीक्षा है अगले दिन, कुछ भी है, हमारे पिताजी हम तीनों बच्चों को हर मेले पे मुकाम लेके आएंगे ही आएंगे। क्यों? क्योंकि जो मेरे दादाजी हैं उनका ये संस्कार था कि मेलार्थियों की सेवा करने का भाव शुरू से उन्होंने अपने पूरे परिवार को सिखाया। पहले ऊंट गाड़ी में लोग आते थे मुकाम मेले, 4-4 दिन की दूरी तय करके आते थे, 3-4 दिन रुकते थे और फिर वापस अपने गंतव्य स्थान को रवाना होते थे। उस समय धर्मशाला वगैरह का उतनी सुविधा थी नहीं मुकाम में, आप सभी ने देखा है उस समय को। तो तब मेरे दादाजी, हम लोगों का घर होता था मुकाम मंदिर के बिल्कुल सामने जहाँ भी संस्कृत विद्यालय है। जी 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 बिल्कुल। तो वहाँ बिल्कुल ठहरने की व्यवस्था, खाने पानी की व्यवस्था शुरू से आज से 70-80 साल पहले से दादाजी करते आए हैं। यही संस्कार मेरे पिताजी में आया और यही हम जब से समझ पकड़ी है तब से देख रहे हैं। जी बिल्कुल। तो ये जो समाज से जुड़ाव का जो एक विरासत में मिला है जी, इसी को कंटिन्यू करते हुए मैं ये कहना चाहूंगी कि समाज की जो भूमिका है जी, उसके बारे में हम जितना बोलें उतना कम रहेगा। बिल्कुल। जो भी अच्छे अचीवर्स हैं उनको समाज के सामने बिल्कुल आना चाहिए और जो युवा सम्मेलन है वो एक बार नहीं, साल में 2 बार होना चाहिए। बिल्कुल जी बिल्कुल। यूपीएससी, आरपीएससी और राजस्थान परीक्षाओं के जो प्रतिभागी हैं उनको तो हम इस मंच पर देखते हैं, उसकी प्रेरणा लेके बहुत सारे हमारे समाज के जो बच्चे हैं वो इस क्षेत्र में बिल्कुल तैयारी कर रहे हैं। और जिस तरह आपने बताया कि परी जी का भी यहाँ आने का सपना था तो वो आज पूरा हुआ है। जी बिल्कुल। उसी तरह से मैं ये चाहती हूँ कि जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी का क्षेत्र है उसकी भी प्रतिभाएं हमारे समाज में बहुत हैं। बिल्कुल। कोई कोई शोध कार्य कर रहा है, कोई आईआईटी से बड़ी डिग्री करके अच्छे पैकेज पे एमएनसी में नौकरी कर रहा है, बड़े बड़े कार्डियोलॉजिस्ट हैं, न्यूरोलॉजिस्ट हैं जो अपने क्षेत्र में शोध कर रहे हैं। मैं चाहती हूँ कि हर बार मंच पे उनमें से भी 1 या 2 प्रतिभाएं जरूर होनी चाहिए ताकि हमारे बच्चे इस चीज के लिए प्रेरित हो सकें और इसमें आगे जाकर और हमारे देश पे और पूरे विश्व पे हमारे बिश्नोई समाज का परचम लहरा सकें। बहुत खूब। एक और मैं बात कहना चाहूंगी जी। समाज बनता है आपसे, हमसे और एक परिवार से। जी। जब हम परिवार के लेवल पे बच्चों को अच्छी परवरिश देना शुरू करेंगे तो समाज लेवल पे भी ये सब सुधार होंगे। बिल्कुल। इससे मैं क्या कहना चाहती हूँ ये कि जब बच्चा छोटा होता है, उसका अंतर्मन विकास हो रहा होता है तो वो अपने आसपास जो चीज़ें देखता है वही वो धीरे धीरे अपने अंदर एब्जॉर्ब करता रहता है और उन्हीं से उसकी पर्सनैलिटी बनती है और भविष्य में वो जो डिसीजन लेता है वो सब उनका रिजल्ट होता है। जी। तो अगर हम बच्चे को ऐसा वातावरण दें जिसमें हम उसकी प्रतिभा को निखारने की कोशिश करें
जैसे कि अब आप ऑफिस से आते हैं या फिर अपने काम से आते हैं, घर आके टीवी देखेंगे या तो न्यूज़ या फिर मोबाइल पे फेसबुक देखेंगे। अब जो आपके घर में छोटा बच्चा है, पोता है, दोहता है, वो क्या देख रहा है कि उसके तो आइडियल होते हैं नाना जी, दादाजी, उसके पापा, उसके जो पुरुष फिगर है वो उनको ये सब करते हुए देख रहा है, तो उसको लगता है कि ये सब तो अच्छी चीज़ें हैं, उसको भी यही करना है बड़े होके। बिल्कुल। वहीं अगर उसका परवरिश इस तरह हो कि वहां से आके हाथ मुंह धो के आराम से बच्चे से बात कर रहे हैं कि बेटा आपका आज का दिन कैसा रहा, आपके ट्यूशन में टेस्ट कब है, क्या रैंक रह रही है, उसको प्रोत्साहित करें, उसके सामने अच्छी किताबें पढ़ के उदाहरण पेश करें कि भाई खाली समय में अच्छी पुस्तकें पढ़ना चाहिए, तो उसका अलग प्रभाव होगा। और इसका उदाहरण मैं आपको देना चाहूँगी, मेरा छोटा भाई जी। जब हम बड़े हो रहे थे तो हमारे घर पे सिर्फ एक ब्लैक एंड व्हाइट टीवी था, उसमें सिर्फ दूरदर्शन आता था जब तक मैं 8th-9th क्लास में थी। तो और कोई मनोरंजन का साधन था नहीं, तो हम मुड़ते थे, इधर किताबें रखी होती थी घर में, उस रैक पे थी जीत आपकी बुक और शेर खेड़ा की जो एक बेस्ट सेलर है, और दूसरी किताब थी अवचेतन मन की शक्ति, मुझे आज भी याद है, जोसेफ मर्फी साहब की। तो हमारे पास और कोई एंटरटेनमेंट का साधन नहीं होता था, तो बच्चे हैं, बैठे हैं, दोपहर का टाइम है, हम वो बुक्स पढ़ लेते थे। मेरे भाई ने खुद की जो पढ़ाई लिखाई है वो उन किताबों से ही सीखी, अक्षर ज्ञान उसने उन किताबों से सीखा है। इस सब का नतीजा ये हुआ कि आज वो बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से अंडर ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री लेके डेटा साइंटिस्ट की जॉब कर रहा है, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो कि आज का उभरता फील्ड है उसमें वो शोध कार्य भी कर रहा है। तो इस तरह के जो एग्जाम्पल्स हम पेश करते हैं हमारे समाज के सामने, उनसे ये प्रेरणा मिलती है कि अगर हम बच्चों का लालन पालन इस तरह से करेंगे तो हमें जो रिजल्ट है वो देखने को मिलेगा। बिल्कुल। जो आपको यहाँ सब मंच पर प्रतिभाएं दिख रही है वो कोई ओवरनाइट सक्सेस नहीं है, उनकी जो परवरिश है या फिर परवरिश के बाद जब वो अपने युवा अवस्था में थे उन्होंने जिस तरह खुद को ढाला है, खुद पर मेहनत की है, या उनके पेरेंट्स ने उन पर मेहनत की है, उस मेहनत के 10, 15, 20 साल बाद आज वो इस मंच पे बैठे हैं। बिल्कुल। अगर आप आज मेहनत करते हो तो 10 साल बाद इस स्टेज पर इतने सोफे लगाने पड़ेंगे कि स्टेज छोटा पड़ जाएगा, गुरुजी को उधर 4-5 गुना बड़ा भंडार लगाना पड़ेगा और स्टेज का बड़ा करना पड़ेगा। और हम वो दिन देखना चाहते हैं कि आपके बच्चे यहाँ बैठ के स्पीच दे रहे हैं और हम वहाँ सामने बैठ के तालियां बजा रहे हैं। जी, बहुत वाकई परिवार के बड़े बुजुर्गों के जो कर्म होते हैं उन कर्मों का निश्चित रूप से संतान के ऊपर एक बहुत लंबा और व्यापक असर पड़ता है। जिस तरह से आपके दादा श्री ने, जो आज हम जिसको संस्कृत विद्यालय के रूप में देखते हैं मुकाम में, वो भूमि दान की, उसके उपरांत आपके पिताश्री ने जिस तरह से आज हम जो समराथल धोरे के ऊपर जो मंदिर पर मार्बल लगा हुआ है जो देखते हैं वो मार्बल लगवाया, ये जो पुनीत कर्म है, ऐसे पुण्य कर्म है जिनका जो प्रभाव है वो आज आपकी वाणी में झलक रहा है कि आपको भी अपने समाज से इतना प्रेम है, इतना स्नेह है और अपने समाज के प्रति इतना चिंतन है कि आप अपने असंख्य युवान भाई बहनों को यहाँ मंच पर देखना चाहते हैं। डॉक्टर साहिबा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर भी अगर मुझसे कुछ रह गया हो, आप इस मंच के माध्यम से कुछ और बताना चाहती हैं तो आपका स्वागत है। अब मैं एक चाइल्ड स्पेशलिस्ट हूँ, बच्चों की साइकोलॉजी भी पढ़ी है। जिस चीज़ के लिए स्पेशलाइजेशन किया था बच्चों वाले फील्ड में, उसके 2 बिंदु बताना चाहूँगी आपको। कई बच्चे ऐसे होते हैं जो बहुत होनहार लगते हैं कि फर्स्ट आ रहे हैं क्लास में, सेकंड आ रहे हैं, उनके पेरेंट्स बिल्कुल एकदम थरके से जाते हैं समाज में, हमारा बच्चा फर्स्ट आता है हर बार। कुछ ऐसे होते हैं जो बच्चे मीडियम लेवल पे परफॉर्म कर रहे होते हैं, और तीसरी श्रेणी के बच्चे होते हैं बेचारे जिनका कि रुझान रहता है खेल में, पेंटिंग में। हमारे घर पे इस तरह के 3 बच्चों के उदाहरण हैं। बिल्कुल, बहुत खूब। पर जो परवरिश जो है 3 बच्चों को सेम मिलती है। अब हमारा जो ब्रेन है वो बना होता है छोटे छोटे न्यूरॉन से मिलके जी, और उसमें एक खूबी होती है, उसको बोलते हैं प्लास्टिसिटी। जिस तरह प्लास्टिक की बोतल है, अगर इसको गर्मी देंगे तो ये मुड़ जाएगी, किसी भी तरह मोड़ना चाहेंगे, उसी तरह हमारे ब्रेन के सेल्स होते हैं न्यूरॉन्स। उनको अगर हम बार बार पढ़ाई करके जटिल समस्याएं सुलझाएंगे बार बार, तो वो एक दूसरे से कनेक्शन जोड़ लेंगे और वो इस तरह मुड़ जाएंगे कि आपका जो एक नॉर्मल बच्चा है जो पीछे रहता है या मिडल रहता है वो भी फ्रंट में आ जाएगा।
बिल्कुल। तो अपने बच्चे को कभी भी ये नहीं बोलना कि ये तो मेरा बच्चा बहुत इंटेलिजेंट है, ये तो रैंक लाता है, दूसरा वाला थोड़ा मीडियम मीडियम ही है, तो पहले वाले को तो हम कोटा भेज देते हैं, दूसरे वाले को इधर ही रख लेते हैं, वो थोड़ा ठेकेदारी का काम कर लेगा। ऐसा जो सोच हम अपने बच्चों को देते हैं तो हम उनके अंतर मन में बहुत छोटे समय से ये बात बिठा रहे हैं कि बेटा तेरे को तो अफसर बनना है, जो रैंकर है दूसरे वाले को कहते हैं बेटा तेरे को तो बिजनेस संभालना है परिवार का। जब हम ऐसा करते हैं तो बच्चा समझ लेता है कि यही मेरा भाग्य है, यही मेरी डेस्टिनी है, और जब मेरे बड़े ये बात कह रहे हैं तो ये बात तो सच ही होगी। जबकि सच ये है कि वो बड़े भी नहीं जानते कि वो बच्चा आगे कहाँ तक पहुँच पाएगा। हमेशा अपने बच्चे को ये बोलना है कि बच्चे तेरे में एंडलेस पोटेंशियल है, तू जहाँ जाना चाहे वहाँ जा सकता है, तेरे न्यूरॉन्स में प्लास्टिसिटी की पावर है। अगर हम बच्चों को समान अपॉर्चुनिटी देंगे तो वो बच्चे क्या कर निकलेंगे। जिसको आप कोटा सिक्का मानते थे, जो पीछे का रैंक लाता था, वो पता चले आगे चल के बहुत ऊंचे पद पर विराजमान होकर आप लोगों की सेवा कर रहा है। बिल्कुल। तो अपने बच्चों पे अथक विश्वास, मेरे यहाँ तक पहुँचने में जब मेरा विश्वास डगमगा जाता था, जब मुझे लगता था कि बहुत लंबा और कठिन सफर है, पापा को बोलती थी, पापा ये बोलते थे बेटा अगर आप नहीं कर सकते तो कोई नहीं कर सकता, क्योंकि वो सब बच्चों को बराबर मानते हैं। उनका जो आत्मविश्वास था मेरे ऊपर, मेरे भाइयों के ऊपर, वो आज हमारे रिजल्ट्स में झलकता है। तो हमेशा हर बच्चे को ये विश्वास दिलाना कि बेटा आप तो कर ही लोगे, क्यों नहीं करेगा बताओ। विश्नोई समाज में जो कॉन्फिडेंस है वो कूट कूट के भरा हुआ है। एक बार अगर लक्ष्य तय कर लिया सही, अगर एक बार धुन सवार हो गई, तो विश्नोई का बच्चा सेलेक्ट नहीं होगा तो किसका सेलेक्ट होगा। जिस भी फील्ड में हमारे टारगेट बन जाते हैं हमारे समाज के बच्चों के, वो हर जगह पहुंचे हुए हैं। बिल्कुल। अभी तो वो एक हैं हर फील्ड में, मैं चाहती हूँ कि वो 10-10 हो जाए। और उसका रास्ता कौन तय करेगा? उनको पर दोगे आप और उड़ान भरेंगे वो खुद। तो ये सब आपके हाथ में है। इसी से मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगी और बहुत बहुत आभार और अभिनंदन करना चाहूंगी सभी अभिभावकों का और सभी युवा शक्ति का जो यहाँ मौजूद हैं और जो मेरे साथ मंच शेयर कर रहे हैं, अपनी अपनी फील्ड की बड़ी बड़ी जो प्रतिभाएं हैं। और भाटिया साहब, सबका अभिनंदन करना चाहूंगी और धन्यवाद जी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहिबा।